बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। इससे पहले लेक्चर में हमने बोहर एटॉमिक मॉडल को डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। तो सबसे पहले आप बोहर एटॉमिक मॉडल को, उनके पोस्टुलेट को, मेन पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ लें, उसके बाद एप्लीकेशन की तरफ आ जाएं। एप्लीकेशन में आज हम डिस्कस करेंगे डिराइवेशन ऑफ रेडियस, यानी बोहर एटॉमिक मॉडल की मदद से हमने हाइड्रोजन एटम की जो रेडियस होता है, यानी फर्स्ट ऑर्बिट का, सेकेंड ऑर्बिट का या किसी भी ऑर्बिट का जो रेडियस होता है उसको हमने कैलकुलेट करना है। रेडियस क्या होता है, सबसे पहले आप इसको जान लें। ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक एटम है, इसके सेंटर में ये न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेकर किसी भी ऑर्बिट तक जो फासला होता है उसको हम रेडियस कहते हैं। तो इस फासले को, यानी सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से किसी भी ऑर्बिट, यानी ऑर्बिट 1, 2 या 3 जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, वहाँ तक जो फासला होता है उसको हमने कैलकुलेट करना है और इसको डिराइव करना है। इसके लिए हमने एक फार्मूला निकालना है बोहर एटॉमिक मॉडल के ज़रिए से, ताकि वो किसी भी एटम पे अप्लाई हो जाए अगर आपने किसी भी ऑर्बिट का रेडियस मालूम करना है। तो डिराइव करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक एटम को हमने कंसीडर करना है। सपोज़ हमने हाइड्रोजन एटम को कंसीडर कर दिया जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारे पास एक एटम है, इसका ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस पे जो चार्ज हमारे पास आ गया वो ZE आ गया। और इसमें एक ऑर्बिट है यहाँ पे, इसको हम शेल भी कहते हैं या एनर्जी लेवल भी कहते हैं, और उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और उस पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो उसको भी हमने E- से रिप्रेजेंट कर दिया। हम सपोज़ करते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो m है और वो जिस वेलोसिटी से यहाँ पे गर्दिश करता है वो वेलोसिटी v के बराबर है, और इसका जो रेडियस है वो r के बराबर है। यानी सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेकर इस इलेक्ट्रॉन तक जो फासले है उसको हमने r से रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर हम इसको देख ले तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है इस पे नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो दोनों को आपस में जुड़े रखता है, यानी न्यूक्लियस के साथ इस इलेक्ट्रॉन को जुड़ा रखता है। तो इस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये चूँकि अपोजिट चार्जेस के दरमियान है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसको हम कोलम्बिक फोर्स भी कहते हैं। और कोलम्बिक फोर्स F कोलम्बिक अगर हम लिख लें तो वो बराबर होता है Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये कोलम्स लॉ भी इसको कहते हैं। कोलम ने ये कहा था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द अपोजिट चार्जेस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द रेडियस ऑफ टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस क्या है, वो r है। तो ये डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये कोलम्स लॉ है, F कोलम्बिक इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए हमने एक यहाँ पे कांस्टेंट लगाना है। तो F
कोलम्बिक ये बराबर हो जाएगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे Q1 को हम स्पेसिफाई करते हैं, ये जो चार्ज है यानी हम इसको प्लस चार्ज रिप्रेजेंट करते हैं जो न्यूक्लियस पे है, तो ZE हो गया। और Q2 इसको हमने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को सपोज करना है, तो ये नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे भी हम FC ये बराबर हो जाएगा के ZE जो कि प्रोटॉन पे चार्ज है और E जो है वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास अगर हम इसको मज़ीद कैलकुलेट कर ले, सिंप्लीफाई कर ले, तो के ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये दो ई जो है ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव यानी प्रोटॉन पे चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ये आपको मालूम है कि ये दोनों चार्ज आपस में बराबर होते हैं लेकिन अपोजिट सिर्फ होते हैं। तो FC यानी कोलम्बिक फोर्स हमारे पास बराबर हो गया के ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे उन्होंने जो के जो है के की वैल्यू उन्होंने ली है वो ली है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये इसके बराबर है। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट किया है, ये भी एक कांस्टेंट है और इसको वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट कहते हैं। और इसकी एक वैल्यू है जो कि एप्सिलॉन नॉट बराबर है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कॉलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसका कांस्टेंट वैल्यू है। तो यह के की जगह हमने के की वैल्यू पुट करनी है, तो FC हमारे पास बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, यह हमारे पास इक्वेशन 1 आ गया। अब अगर आपको मालूम हो कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी वो फोर्स जो ये न्यूक्लियस के साथ जुड़ा रखता है, उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी वो फोर्स जो किसी भी चीज़ को दायरे में घुमाने पर मजबूर करता है, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन इसके ख़िलाफ़ एक और फोर्स भी होता है, और वो फोर्स जो ये होता है कि वो किसी चीज़ को दायरे से बाहर निकालने पे मजबूर करता है, यानी इसका अपोजिट होता है, और उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर ये दोनों आपस में बराबर हो तो ये इलेक्ट्रॉन जो है या हर वो चीज़ तो वो दायरे में घूमेगा। तो यहाँ पे एक दूसरा फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस के असर से आज़ाद कराना चाहते हैं, उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, F सेंट्रीफ्यूगल, और वो बराबर होता है mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। अब यहाँ पे दोनों फोर्स अगर बराबर हो जाए, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगर ये दोनों बराबर हो तो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, गर्दिश करेगा इस ऑर्बिट में। अगर ये बराबर नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा हो गया तो ये न्यूक्लियस की तरफ आ जाएगा। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में गर्दिश करते हैं तो ये दोनों बराबर होंगे। तो F सेंट्रीफ्यूगल ये बराबर होगा F कोलम्बिक का। तो दोनों की वैल्यू पुट कर ले, F कोलम्बिक हमारे पास बराबर है mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, और F कोलम्बिक की जगह आप लिख लें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है। किस तरह, दोनों साइड पे r मौजूद है और नीचे डिनोमिनेटर में है, तो ये r इस एक r के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे रह जाएगा mv स्क्वायर बराबर हो जाएगा ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे Z भी कांस्टेंट है जो कि एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। E जो है वो चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, वो भी कांस्टेंट है। 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे सारे वैल्यू जो है हमारे पास
मौजूद है और कांस्टेंट है, तो इससे हम आर की वैल्यू को मालूम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है वी है वेलासिटी, तो वेलासिटी को हम आसानी से मालूम नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अगर हम वेलासिटी मालूम करना चाहते हैं तो उसकी तो हमें पोजीशन का पता नहीं चलेगा कि ये इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है। अगर हम पोजीशन को मालूम करते हैं तो हमें वेलासिटी का पता नहीं चलता, तो इसलिए वेलासिटी हम मालूम नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन का, तो इसलिए हमने वेलासिटी की जगह वी की जगह हमने उसकी वैल्यू को पुट करना है ताकि ये मसला जो है हल हो जाए। तो वी की वैल्यू हमने कहाँ से निकालना है, अकॉर्डिंग टू बोहर पोस्टुलेट। आपने बोहर का एटॉमिक मॉडल पढ़ा है, उसमें पोस्टुलेट नंबर 5 जो है वो ये कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ये एम वी के बराबर होता है, और ये बराबर होता है एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई, एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो यहाँ पे वी जो है इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। किस तरह, यहाँ पे वी अगर हम रीअरेंज कर ले तो एम आर को इस साइड पे शिफ्ट कर ले तो ये नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई एम आर यहाँ पे नीचे चला जाएगा। यहाँ पे हमें वी स्क्वायर है तो वी स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट करना है, तो दोनों साइड पे स्क्वायर ले ले, वी स्क्वायर ये हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 की स्क्वायर 4 बन जाता है, पाई स्क्वायर एम स्क्वायर और आर स्क्वायर। तो यह हमारे पास वी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो मालूम हो गई। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी, यानी इस v की वैल्यू जो है वो हमने पुट करना है इस इक्वेशन नंबर 2 में, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। तो यह हमारे पास अगर हम इसको पुट कर लें, सबसे पहले इस नंबर 2 को रीअरेंज कर लें, तो r बराबर हो जाएगा z ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये एम वी स्क्वायर को r को हमने ऊपर ले लिया और यहाँ पे हम एम वी स्क्वायर लगा देते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर, तो r हमारे पास बराबर हो जाएगा z ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर, ये जो वैल्यू है एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर और आर स्क्वायर। तो आर हमारे पास बराबर हो जाएगा जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये ऊपर अगर चली जाए तो वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। अब इसमें जो ऊपर नीचे कॉमन है उसको कैंसिल कर दे तो 4 ऊपर भी है और नीचे भी है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 पाई है और नीचे 1 पाई है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे m है और यहाँ पे 2m है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी कॉमन नहीं है। तो r हमारे पास बराबर हो जाएगा z ई स्क्वायर, पाई यहाँ पे 1 रह गया था, m रह गया था, r स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर और एच स्क्वायर। ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई। अब फार्दर इसको सिंप्लीफाई करना है। किस तरह हमने सिंप्लीफाई करना है ताकि हमारे पास r की वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पे भी r स्क्वायर b है, इस साइड पे भी r है और इस साइड पे r स्क्वायर है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, तो r इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा r एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा z ई स्क्वायर पाई एम आर स्क्वायर। तो इस साइड से एक r को कैंसिल कर दे इस r के साथ, रेडियस के साथ, तो यहाँ पे 1r रह गया। तो यहाँ पे मैं r को छोड़ देता हूँ और ये जो टर्म है ये इस साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ। अगर इस साइड पे आप इस टर्म को शिफ्ट करना चाहते हैं तो ये नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी डिवीज़न में चला जाएगा। तो यहाँ पे r रह जाएगा, तो r अगर यहाँ पे रह जाए तो एप्सिलॉन नॉट
एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये नीचे चला जाएगा जेड ई स्क्वायर पाई एम। तो ये हमारे पास रह गया। अगर यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर वन है, तो जेड की जगह हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये इस तरह हो जाएगा, आर इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई एम ई स्क्वायर। ये जेड ख़त्म हो जाए क्योंकि 1 के बराबर है 1, वहाँ यहाँ पे हम नहीं लिखते हैं, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इसमें अगर आप देख ले तो ये एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, एच प्लांक कांस्टेंट है, ये पाई भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन वो भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट है, वो वेरिएबल है, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह भी आता है n मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट एक साइड पे कर ले तो एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई एम ई स्क्वायर। अब अगर इसमें आप वैल्यू पुट कर ले, पाई की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, एच की वैल्यू, एम और ई की वैल्यू अगर आप पुट कर लें तो इससे हमारे पास आता है आर इज़ इक्वल टू एन, ये यहाँ पे एन स्क्वायर है, तो एन मल्टीप्लाइड बाई 0.529 एंगस्ट्रम। ये इसमें आप वैल्यू पुट कर ले तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब हमारे पास आर के लिए एक इक्वेशन आ गया, यानी आर बराबर हो गया एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 0.529 एंगस्ट्रम। एन किस चीज़ के बराबर है? 1। एन इज़ द नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो किसी भी ऑर्बिट का नंबर आप यहाँ पे लगा सकते हो। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना है ये हम अब आसानी से मालूम कर सकते हैं। किस तरह? R1 यानी फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस है वो कितने के बराबर है? तो यहाँ पे n की जगह 1 लगा दे तो 1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 0.529 एंगस्ट्रम। तो R1 बराबर हो जाएगा, ये 1 के बराबर है, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये मल्टीप्लाइड कर ले इसके साथ, तो R1 जो है वो हमारे पास 0.529 एंगस्ट्रम के बराबर हो गया। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम इज़ 0.529 एंगस्ट्रम। इस तरह आप सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए भी आप मालूम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर शेयर कर लें। कन्फ्यूजन की सूरत में कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ लिया करें।